नमस्ते। गटफिट क्लब में ये पहली बार हम हिंदी में कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि सर आप मराठी में बना रहे तो हिंदी में भी बनाइए। तो हम हिंदी में ये पहला पॉडकास्ट बना रहे जिसमें हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत काले सर हैं और आज का जो भी टॉपिक है ये एसिडिटी जीआरडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा वक्त यहाँ पे ज़ाय नहीं करेंगे, तो एसिडिटी का वीडियो हम चालू करेंगे। उससे पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, हमारा जो हिंदी वाला गटफिट क्लब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते। नमस्ते जी। गटफिट क्लब में ये पहली बार हम कोई पॉडकास्ट हिंदी में बना रहे सर। यस सर। बहुत लोगों ने पूछा कि सर मराठी तो बना ही रहे हो लेकिन हमें मराठी नहीं आती तो हिंदी में भी बनाओ, इसलिए आज हम पहला पॉडकास्ट हिंदी में गटफिट क्लब में बना रहे हैं। और पहला जो भी टॉपिक है वो एसिडिटी, जो कि सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है पेट की, जो भी है कॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में बोलने जा रहे हैं। और अपने साथ विक्रांत काले सर है। काले सर तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एसिडिटी का ट्रीटमेंट में सर बहुत एक्सपर्ट है, तो सर की राय लेंगे कि एसिडिटी क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें हमने इंग्लिश और मराठी में किए हुए हैं। हाँ। काफ़ी सारे हमारे हिंदी भाषिक जो पेशेंट्स हैं उनकी कंप्लेंट थी आपके पास कि हिंदी में आप कोई बहुत लोगों ने कमेंट लिखा था कि मराठी में इतना सुंदर तुमने बात किया है लेकिन हिंदी हमें समझती है, मराठी समझती नहीं, इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। इसलिए ये राष्ट्रभाषा है। सॉरी हमने अभी तक नहीं बनाया था लेकिन अभी बनाएंगे और भी हिंदी में वीडियोस बनाएंगे डेफिनेटली सर। तो आज आपने जैसे कहा एसिडिटी बहुत कॉमन, बहुत आम और सामान्य दिखने वाली ये बीमारी है कंडीशन है, तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सर। ओके, चलो सर, एसिडिटी और जीआरडी के बारे में आज बात करना है, तो सबसे पहले हमें समझाइए एसिडिटी या जीआरडी होती क्या है। सो एसिडिटी को कॉमन टर्म्स बोले तो इसको पित्त कहते हैं। ये पित्त की समस्या है। तो एसिड बनता हमारे स्टमक में है, पेट में बनता है, और ये ज्यादा हो जाए तो ऊपर की तरह हमारी भोजन नली में ये एसिड आ सकता है। हमारी भोजन नली की जो त्वचा होती है, जो लाइनिंग होती है, ये बड़ी डेलिकेट होती है, नाजुक होती है, तो उसको ये एसिड सहन नहीं होता। तो जब एसिड ऊपर आता है तो कभी दर्द होना, वहाँ जलन होना, कभी खट्टी डकारे आना, तो ये सारी जो चीजें होती है ये एसिड रिफ्लक्स हो गया, यानी एसिड रॉन्ग डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आ रहा है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, स्टमक टू इसोफेगस में जो रिफ्लक्स होता है उसी को हम GERD कहते हैं। ओके सर। और एसिडिटी कितना कॉमन समस्या है? बहुत कॉमन समस्या है सर। हमारी आधी ओपीडी सारी एसिडिटी के पेशेंट्स से ही भरी होती है। ये और भी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है क्योंकि हमारे खाने पीने के जो एक्सरसाइज, शारीरिक श्रम कम हुए हैं, सिटिंग जॉब है, बैठे ही काम है, डाइट हमारा ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड हुआ है कि जिसमें ज़्यादा हैवी खाना शुरू हुआ है, तो इससे एसिडिटी तो कॉमन हुई है सर। और ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों में भी अभी हम ये एसिडिटी, GERD की समस्या बहुत कॉमनली देखी जाती है। अब यही मेरा अगला सवाल था कि एक पेशेंट को एसिडिटी है, किसी को एसिडिटी है बोल के समझ में आते हैं, तो क्या क्या लक्षण रहते हैं, क्या क्या उनको समझ में आता है, कब समझना चाहिए एसिडिटी की दिक्कत है? सो एसिडिटी में बहुत सारे, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम कहते हैं, तो बहुत तरीके से एसिडिटी आपको तकलीफ दे सकती है। शुरुआत में एसिड स्टमक में बनता है तो पेट में जलन होना, दर्द होना, खाने के बाद डिस्कम्फर्ट लगना, ये चीज़ें हो सकती है। खाने के बाद डकारे आना, कभी खट्टे डकारे, ज़्यादा एसिडिटी हो तो। लेकिन GERD में जैसे देखा जाए तो चेस्ट में जलन होना, चेस्ट में दर्द होना, कभी कभी खट्टा पानी मुंह में आना, मुंह की टेस्ट खराब होना, भूख कम लगना, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम से ये समस्या है, देखी जा सकती है लोगों में। ओके सर, एसिडिटी तो इतनी कॉमन समस्या है, लोग क्या करते हैं, मुझे एसिडिटी है, मैं एक टैबलेट लेता हूँ और मेरे दिन निकल जाता है, इस तरीके से जीते हैं। तो सबसे पहले ये हमें समझना जरूरी है कि एसिडिटी को प्रॉपर ट्रीट न करने से
क्या क्या बड़ी समस्या उनके शरीर पे हो सकती है, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे सर? एसिडिटी कॉमन तो है सर, बहुत लोगों में है। खुद ही मेडिकल में जाके कोई मेडिसिन ले लिया, घर में एसिडिटी की टैबलेट थी, कभी कभार ले लिया, अच्छा लगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब एसिडिटी बार बार होती है, स्पेशली अगर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स डाउन द लाइन आगे जाके आपको देखने में आते हैं। तो जो कॉमन होते हैं उनमें हमारी जो इसोफेजियल लाइनिंग होती है, भोजन नली की जो त्वचा होती है, लाइनिंग होती है, उसमें डैमेज होना शुरू होता है। बेसिक लेवल की जो होती है उसे इसोफेजाइटिस कहते हैं, जिसमें सूजन आ जाती है, स्पेशली लोअर साइड, जो नीचे की साइड है भोजन नली की, वहाँ पे सूजन आना। वहाँ पे ज़्यादा ही वो सूजन बनती रही तो कभी अल्सर्स बन जाते हैं। वो अल्सर्स हीलिंग में एक स्कारिंग सा बन जाता है, तो उसमें स्ट्रिक्चर, यानी वो भोजन नली के नीचे या कभी कभी ऊपर की तरफ भी देखा जाता है कि वहाँ पे थोड़ा नैरोइंग हो गई है, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है वो नली, तो उसमें स्ट्रिक्चर कहते हैं। एक बैरेट्स इसोफेगिस कह के भी, हमारी जो इसोफेगिस की लाइनिंग अलग होती है, स्टमक की, इंटेस्टाइन की लाइनिंग अलग होती है। तो ये स्टमक की लाइनिंग का जो देखा जाता है, ये इसोफेगिस की लाइनिंग चेंज होकर स्टमक की लाइनिंग से बन जाती है, तो लाइनिंग में थोड़ा सा बदल हो जाता है, उसको बैरेट्स इसोफेगिस कहते हैं। उसके बारे में ये बताना ज़रूरी है कि बैरेट्स इसोफेगिस एक प्री मलिग्नेंट कंडीशन, यानी इससे आगे जाके कैंसर की रिस्क हमारी थोड़ी सी बढ़ती है, बहुत नहीं, लेकिन कैंसर इतना सीरियस है कि थोड़ी भी रिस्क बढ़ने की रिस्क है, तो वो बिल्कुल मेंशन करना, उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। और आगे जाके ही जैसे बैरेट्स है, लेकिन बाकी भी कैंसर्स की रिस्क रिकरेंट रिफ्लक्स बार बार होने से होती है। तो एसिडिटी रिफ्लक्स बार बार हो रहा है तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको सही तरह से ट्रीटमेंट करके जो भी उसका रूट कॉज है पता कराना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। यानी एक एसिडिटी जिसको बार बार होने से छोटे छोटे इसोफेजाइटिस सूजन से कैंसर तक हो सकता है, ये आप बताना चाहते हो। तो सर, अगर कोई मरीज को एसिडिटी का बार बार दिक्कत हो रहा है तो उनमें क्या क्या टेस्ट करते हो, कैसे उनका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए? इन्वेस्टिगेशंस एसिडिटी के लिए जो है वो सब डिपेंड होता है कि पेशेंट की रिस्क प्रोफाइल कैसी है। सारे पेशेंट्स में टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमने कहा कि एसिडिटी कॉमन किस में है, जिन लोगों में थोड़ा पुअर लाइफस्टाइल है, हरी वरी करी, हाँ, ये 3 हमारी जो मेन कीवर्ड्स है, ये ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल चेंजेस से ही एसिडिटी सेटल हो जाती है, तो उनमें कोई टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बार बार अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आगे के टेस्ट बिल्कुल करेंगे। हरी वरी करी क्या हो गया कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब्स है, हमेशा चिंता कर रहे हैं, खाना जल्दी खाना, टाइम नहीं देना इनफ अच्छा डाइजेशन के लिए, करी यानी खाने में ज़्यादा स्पाइसी ऑयली चीज़ें खाना, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, ये चेंज कर दिया तो लॉट ऑफ पेशेंट्स गेट बेटर। लेकिन जो पेशेंट्स अच्छा लाइफस्टाइल करके भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनमें डेफिनेटली कुछ टेस्ट ज़रूरी होते हैं। उनके जो सिम्टम्स होते हैं उनमें कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स होते हैं कि जिसमें या उनको वॉमिटिंग बार बार हो रही है, या खाना खाते वक्त खाना चेस्ट में फंस रहा है, डिस्फेजिया कहते हैं उसको, या वॉमिटिंग में कभी ब्लड आया, उनका वेट लॉस है, वजन कम हुआ है, या बाकी कोई टेस्ट पे उनका हीमोग्लोबिन वगैरह कम है, एनीमिया है, ये रेड फ्लैग सिम्टम्स है। तो इन लोगों में एंडोस्कोपी शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉल। यस, डेफिनेटली। एंडोस्कोपी करके बाकी कोई कॉम्प्लिकेशंस है क्या, अल्सर्स है क्या, कोई बड़े इन्फेक्शंस है क्या, एंड मोर सीरियसली कोई कैंसर है क्या, इन चीज़ों की जो जांच है वो एंडोस्कोपी से सबसे फर्स्ट बहुत अर्ली स्टेज में हमें पता चल जाती है। एंडोस्कोपी हमने बात करी है, एक छोटी सी पाइप होती है जो गले से नीचे जाके हमारी गले का, भोजन नली का और हमारे स्टमक का अंदर से बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन, बहुत सेफ टेस्ट है, बहुत क्विक टेस्ट है और इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिलती है। छोटे से छोटे अल्सर्स या अर्लीस्ट कैंसर्स इसमें डिटेक्ट हो सकते हैं। तो अगर रेड फ्लैग साइंस है, कुछ वार्निंग साइंस है, तो एंडोस्कोपी इज द फर्स्ट थिंग। बाकी रेड फ्लैग साइंस नहीं है तो लाइफस्टाइल एडवाइस देना ज़रूरी है, कुछ एक आधा छोटा सा कोर्स मेडिसिन का लेना ज़रूरी है। उसके बाद उनके कुछ ब्लड टेस्ट करना, कभी सोनोग्राफी, पेट दर्द वगैरह है तो पेट दर्द के लिए सोनोग्राफी में
स्टमक का कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती है जैसे लिवर में कोई सूजन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, पैंक्रियाज की कोई प्रॉब्लम है, तो सोनोग्राफी में एटलीस्ट वो पता चल जाते हैं हमें। तो सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, ये एक बेसिक टेस्ट हम कर लेते हैं। ओके। उसमें अगर पेशेंट सेटल हो गए, उसमें टेस्ट में कोई चिंता की बात नहीं है, तो आगे की टेस्ट जैसे एंडोस्कोपी वगैरह है ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बार बार अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बिल्कुल एंडोस्कोपी शुड बी डन। एंडोस्कोपी से बाकी की इंफॉर्मेशन मिलती है, ट्रीटमेंट लाइन हमारी डिसाइड होती है। तो एंडोस्कोपी वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट, बाकी सीरियस चीज़ें पता करने के लिए। उसमें हमें कोई हाइटस हर्निया हो या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो अगर लूज है तो वो भी पता चलता है। तो गर्ड की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें उसमें मिल जाती है, तो उसके हिसाब से हम आगे की ट्रीटमेंट लाइन फॉलो कर सकते हैं। तो इवन एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी समझ एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी हम बायोप्सी वगैरह ले सकते हैं। अगर कोई बाकी चिंता की चीज़ें दिखे तो उसकी भी बायोप्सी होती है। कोई स्ट्रिक्चर है, कोई कहीं लाइनिंग चेंज बैरेट्स एसोफेगस है तो बायोप्सी ले सकते हैं उसमें। तो ये सारी टेस्ट एंडोस्कोपी से की जा सकती है। एंडोस्कोपी के बाद आगे की जो टेस्ट है वो डिसाइड होता है पेशेंट की कौन से ट्रीटमेंट पे कैसे उनका रिलीफ है, नहीं है, कैसी इम्प्रूवमेंट है। उस पे जाके फिर एसिडिटी के आगे के टेस्ट होते हैं कि रिकरेंट एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन पे डिपेंड हो रहे हो या मेडिसिन पे सेटल नहीं हो रहे हैं, तो आगे जाके फिर इसोफेजियल मैनोमेट्री हो गई, पीएच 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग हो गया, एसिड मेजरमेंट कितना हो रहा है, एसिड कितना ऊपर आ रहा है इसोफेगस में, इसकी एक एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए ये आगे के एडवांस टेस्ट भी किए जाते हैं उसमें से। किसी मरीज को एसिडिटी का दिक्कत है यानी जीआरडी है, ये आपने डायग्नोस किया, तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसकी ट्रीटमेंट दो तरह से होती है सर। एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस जिसमें डाइट आ गया आपकी, बाकी एक्सरसाइज जिसके बारे में बात करेंगे, और दूसरी होती है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म ही यूज़ करनी चाहिए, डिपेंडेंस नहीं चाहिए हमें, इसलिए फर्स्ट वाली जो ट्रीटमेंट है ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे ज़रूरी होता है हमारे खाने पीने का ख्याल रखना। ठीक है, कुछ लोगों में थोड़ी ओबेसिटी यानी वजन ज़्यादा होना होता है, तो उनमें एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा हो सकता है, तो उनमें वजन कम करना ज़रूरी है। वजन कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, इससे डाइजेशन काफ़ी तरह से इम्प्रूव हो जाता है। डाइट में यूजुअली स्पाइसी ऑयली चीज़ें जो होती है ये एसिडिक होती है, जल्दी खाना उससे डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा आराम से खाइए। ये ज़रूरी होता है पेशेंट को बताना कि यार पेट पानी के लिए सब काम कर रहे हो तो थोड़ा टाइम खाने के लिए जो भी है 15-20 मिनट है, प्रॉपर टाइम देके प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर जब खाना खा रहे हो तो स्क्रीन आगे मत रखिए, क्योंकि फिर वो जो खाना खा रहे हो वो भी एंजॉय नहीं करते हैं, अच्छे से चबाते नहीं है, फटाफट अंदर ढक से पुश करने का काम है, अंदर जाके पेट भाई तू बाकी का संभाल ले, ऐसे एटीट्यूड है तो स्टमक आपको तकलीफ देना बिल्कुल शुरू करेगा। इसलिए माइंडफुल ईटिंग अपन बोलते हैं। माइंडफुल ईटिंग, वेरी गुड वर्ड फॉर दैट। तो माइंडफुल ईटिंग करना कि आराम से टाइम दे के, फैमिली साथ में है तो उनसे गप्पे मारते हुए आराम से खाइए, चबा के खाइए, स्लोली खाइए। हमारे पुराने लोग कहते थे कि 32 टाइम्स 32 है ना 32 टाइम्स चू करके खाना है। उससे टाइम तो होता है चू करने का, लेकिन वो सलाइवा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो भी अच्छे से मिक्स होते हैं। वो जितने अच्छे से मिक्स होंगे नीचे जाके डाइजेशन इजी होगा, एसिडिटी की लेवल आपको कम होगी। खाते वक्त थोड़ा सा पानी ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, ज़्यादा पेट में ही स्टमक में स्पेस नहीं रही तो वो एसिड ऊपर आने की रिस्क बढ़ जाती है। ये ज़रूरी लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं सर। क्या अच्छी चीज़ें होती है तो फ्रूट्स यूजुअली आर वेरी गुड। अपने डेली लाइफ में 2 फ्रूट्स तो दिन में रखने चाहिए। यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूँ कि ब्रेकफास्ट में 1 फ्रूट खाइए, इवनिंग में स्नैक में 1 फ्रूट खाइए। कुछ लोगों को खाने के बाद होता है तो खाना थोड़ा सा कम करके एक छोटा सा फ्रूट खा लिया तो भी ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। फ्रूट्स, खट्टे वाले फ्रूट्स अलग, लेकिन बाकी फ्रूट्स में एक गुड एंटासिड प्रॉपर्टीज है, डेफिनेटली वो डाइजेशन भी हमारा अच्छा करते हैं। शुगर स्पाइक्स जो होती है वो फाइबर के कारण कम होती है, तो फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर दैट। बाकी भी खाने में वेजिटेबल्स रखना, सैलड्स रखना, योगर्ट, कर्ड जो बोलते हैं, कर्ड हैज लॉट ऑफ प्रोबायोटिक इफेक्ट इन इट, प्रोटीन्स भी होते हैं लेकिन एंटासिड भी होता है। फ्रेश कर्ड यूजुअली अच्छा है, जितना ओल्ड कर्ड है थोड़ा खट्टा हो जाता है, एसिडिक बन सकता है, फ्रेश कर्ड ज़रूरी होता है उसमें। तो ये चीज़ें लोगों को इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इज समथिंग दैट्स इम्पॉर्टेंट। Okay. तो rather than having 2 big meals,
इट्स इंपॉर्टेंट गट के इश्यूज में। नाउ देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज कि मेरा डायबिटीज तो बहुत कंट्रोल में आ गया, मैं ये 2 मील किए, वो ठीक है, जिनको सूट करता है अच्छा है। मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं कि सामान्य तरह से उनमें 2 बड़े मील्स स्टमक के जिनके तकलीफ है वो लोगों में नहीं टॉलरेट होते हैं। तो हम कहते हैं 3 to 4 स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स कर लिए तो उसमें डाइजेशन में अच्छा होता है, एसिडिटी रिफ्लक्स होने की रिस्क कम होती है उनमें। रिफ्लक्स जिनमें ज़्यादा है उनमें थोड़ा सोने के वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे सोना, बाई करवट पे सोना, या थोड़ा सा सर को थोड़ा सा पूरा शरीर 6 to 8 इंच, 6 से 8 इंच थोड़ा सा ऊपर लाना, जिससे ग्रेविटी से एसिड नीचे रहेगा, ऊपर आके तकलीफ नहीं देगा। ये थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस हम बिल्कुल बताते हैं। लेट नाइट खाना भी अवॉइड करना, लेट नाइट खाना अवॉइड करना है सर। स्पाइसी ऑयली तो हमने बात करी है। स्मोकिंग, अल्कोहल भी बहुत कॉमन होता जा रहा है, सो पीपल नीड टू अवॉइड दैट एज वेल बिकॉज दे आर ऑल एसिडिक। टोबैको, गुटखा, ये चीज़ें भी बहुत एसिडिक होती है। सिर्फ एसिडिक नहीं है, ये सब कैंसरस चीज़ें है सर, दे कैन कॉज कैंसर्स। वो मुंह के कैंसर उस पर लिखा होता है, हर बड़ा 80% पिक्चर लगाया होता है सर, होता है, लेकिन बाकी इसोफेगस, स्टमक के भी कैंसर की रिस्क इनसे बढ़ती है, ये नहीं पता होता है लोगों में। तो एसिडिटी कैन बी अर्ली साइन ऑफ कैंसर्स एज वेल। तो जिनमें एडिक्शंस है उनमें एंडोस्कोपी जल्दी करना भी ज़रूरी होता है कि ये बाकी चीज़ें भी रूल आउट हो जाती है। तो स्मोकिंग, अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। बाकी छोटी छोटी फिर चीज़ें होती खाने में, कभी तूर दाल है, किसी को ग्राउंड नट्स, पीनट्स से भी थोड़े सा एसिडिटी होती है। ये थोड़ा काउंसलिंग पेशेंट्स का हम विजिट में करते हैं, उनको बताते हैं कि ये प्रोसेस फूड, पैकेज्ड फूड ये कम खाइए, इससे एसिडिटी कम बनेगी। बाकी बेनिफिशियल जो चीज़ है खाने में, रेगुलर एक्सरसाइज, गेटिंग गुड नाइट स्लीप, ये बहुत ज़रूरी है सर। कि एटलीस्ट 6 to 8 hours, 6 to 8 hours नींद होना बहुत ज़रूरी है। स्लीपिंग इज़ नॉट लेजीनेस, स्लीपिंग इज़ रिकवरी टाइम फॉर द बॉडी। दिन भर जो भी थकान है, जो भी ट्रॉमा हुआ है हमारे बॉडी सेल्स पे, मसल्स पे, उनकी रिकवरी टाइम इज़ आर स्लीपिंग। तो उससे डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। तो गुड स्लीप, गुड डाइट, लीन डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, दैट कीप्स डाइजेशन गुड एंड एसिडिटी एट बे। वंडरफुल सर, बहुत सही तरीके से आपने समझा के बोला सर। सर कोई डाइट लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो एसिडिटी का दिक्कत आने के लिए कुछ साल लगते हैं, उसके बाद आता है। और किसी ने डाइट लाइफस्टाइल अच्छा किया, कल जाके तो एसिडिटी बंद नहीं होने वाली। तो इन पेशेंट में दवाई कौन से देता है और दवाई का देने का मकसद क्या रहता है, इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे सर? बिल्कुल सर। सो दवाई देना, जैसे मैंने पहले कहा था, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है, कुछ ही दिनों के लिए, कि जब तक आप आपका वेट लूज नहीं करते हो, आपकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हो। किसी किसी में होता है कि नींद होती नहीं, छोटा बेबी है, नींद होती नहीं है तो क्या करे, वैसे है। तो उन लोगों में एक छोटा, जब तक उनको लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं होते, एक सपोर्ट के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गए या नए भी एंटासिड्स है जो बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इनकी आदत लगाना सही नहीं है कि मैं सब मेरी लाइफस्टाइल चालू रखूंगा, स्मोकिंग चालू रखूंगा, मेरा बाहर का खाना चालू रखूंगा, पार्टिंग चालू रखूंगा और गोली भी लेते रहूंगा। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गोली भी लेंगे, गोली के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में होने हैं। या ये बार बार जो आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड है, गोली से भी फिर वो कंट्रोल नहीं होगा और लॉन्ग टर्म के बाकी कॉम्प्लिकेशंस आपको होने ही है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस शुड बी डन, मेडिसिन आर फॉर शॉर्ट टर्म। कुछ लोगों में जैसे बैरेट्स एसोफेगस है, अनफॉर्चुनेटली उनमें लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेने होते हैं, बिकॉज वहाँ कैंसर प्रिवेंशन जो है वो हमारा गोल अलग है। एसिडिटी कंट्रोल के लिए लॉन्ग टर्म मेडिसिन इज नॉट अ गोल। ओके, बहुत अच्छी तरीके से बताया सर। सर आपके हिसाब से एक हंधा पेशेंट आपके ओपीडी में आता है तो लाइफस्टाइल से अच्छा हो जाता है, कुछ ही दिनों के लिए एडिट मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, लेकिन किन मरीजों को आप सर्जरी का सलाह देते हैं सर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकदम स्मॉल पोर्शन, लेस देन 5% लोगों में होता है कि सीवियर एसिडिटी, रिफ्लक्स विथ ऑल दर अच्छे लाइफस्टाइल वगैरह करने के बाद भी चालू रहता है। तो उन लोगों में डेफिनेटली फिर हम बाकी के एंडोस्कोपी तो हो गई होती है इनिशियली, इफ दैट्स द केस, तो फिर आगे की जो टेस्ट होते हैं, मैनोमेट्री, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करके हम देखते हैं कि कितना ये उनके सिम्टम्स रियली एसिड रिफ्लक्स के कारण है। और अगर एसिड रिफ्लक्स सिग्निफिकेंट है
और उनमें अगर जैसे हाइटस हर्निया जैसे कोई गैप बना है नीचे, तो उनमें सर्जरी बिकम्स अ गुड ऑप्शन। तो उनमें बाकी टेस्ट करने के बाद डेफिनेटली सर्जरी हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें फिर लॉन्ग टर्म मेडिसिन की ज़रूरत हमें कम करनी होती है। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ इट, कि थोड़ा सा एसिड है लेकिन वो बार बार ऊपर आके तकलीफ दे रहा है, इसोफेगस की लाइनिंग डेलिकेट है, तो उसकी फर्दर डैमेज प्रिवेंट करनी है, तो वो हाइटस हर्निया सर्जरी जो होती है एक पर्टिकुलर छोटा सबसेट है सर, उसमें उसकी ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द लोगों में ज़रूरत नहीं होती है। डाइट लाइफस्टाइल से ही मेजॉरिटी लोग ठीक होते हैं, बाकी मेडिसिन भी अच्छे हैं, लेकिन जो सेटल नहीं हो रहे या डिपेंड हो रहे हैं मेडिसिन पे, उनमें सर्जरी हेल्पफुल है, बहुत यूजफुल है। ओके, आपने बातों बातों में ये बता दिया कि हाइटस हर्निया, ये हाइटस हर्निया होता क्या है और इससे एसिडिटी क्यों होता है? सो हाइटस हर्निया से एसिडिटी नहीं होती है सर। हाइटस हर्निया जो होता है, हमारे डायफ्राम जो है, ब्रीदिंग मसल कहते हैं उसको, उसमें थोड़ा सा गैप बढ़ता है, और कुछ लोगों में बाय बर्थ होता है, कुछ लोगों में बाद में क्रिएट होता है, तो उससे थोड़ा सा स्टमक का पार्ट ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने के कारण नीचे जो एक अच्छा सा वॉल्व बना होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और डायफ्राम मिलके, वो वॉल्व थोड़ा सा लूज हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा लूज हो जाता है। ज़्यादा लूज है तो वो थोड़ा भी एसिड स्टमक में बनता है, वो ऊपर आ जाता है। हाइपर एसिडिटी स्पेशली है तो वो बहुत फील होती है। नॉर्मल एसिडिटी भी हाइटस हर्निया में अगर तकलीफ दे रही है, दोज आर द पीपल आइडियल फॉर एंटी रिफ्लक्स सर्जरी हम जो बोलते हैं। तो हाइटस हर्निया का जो स्टमक ऊपर आया है, उसको नीचे टाइट करके, आप ही करते हैं टाइट करके वो जो वॉल्व है वो वापस से अच्छे से एफिशिएंट बनाना, उसको एंटी रिफ्लक्स सर्जरी कहता है। यानी यहाँ पे ऐसा हो गया कि जो एसिड है स्टमक में है, ये मिक्सर जैसा हो गया, वॉल जो है वो उसका ढक्कन लगाया था, इस तरीके से हो गया। अगर यहाँ पे हाइटस हर्निया है नहीं, ढक्कन लूज है, तो नीचे का एसिड छाती में आना और फूड पाइप में आके जलन होना, दिक्कत करना, एसिडिटी का बार बार दिक्कत आना, ऐसा होता है। ये सही बात है सर। हर एसिडिटी के पेशेंट के लिए एंडोस्कोपी जरूरत नहीं। कोई पेशेंट जिसको एसिडिटी दवाई गोली से कम नहीं होता या कोई वार्निंग सिम्टम है, उनमें एंडोस्कोपी लेकिन जरूरी है, करना जरूरी है। वैसे ही हर हाइटस हर्निया और हर एसिडिटी के मरीज को सर्जरी जरूरी नहीं। बहुत कम पेशेंट है, लेकिन सेलेक्टिव पेशेंट में सर्जरी बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बहुत यूजफुल है। यूजुअली आई से कि 10% हाइटस हर्निया के पेशेंट्स में सर्जरी की डाउन द लाइन जरूरत पड़ सकती है, उनमें वैसे ही बताया जाता है, बट 90% हाइटस हर्निया डू नॉट नीड टू बी ऑपरेटेड। डेफिनेटली ये भी जरूरी है कि हर हाइटस हर्निया में सर्जरी बिल्कुल जरूरी है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सर, हम एसिडिटी के बारे में लगभग सभी चीजें बात किया, हाइटस हर्निया हो, एसिडिटी हो, मेडिसिन हो, लेकिन एक चीज रह गई सर। एंडोस्कोपी में जब अपन बायोप्सी लेते हैं, एच पाइलोरी आता है, तो एच पाइलोरी आया तो पेशेंट के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मुझे बहुत बड़ा कोई तो भी बीमारी होगी या इन्फेक्शन हो गया एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी क्या है, क्यों होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसा है और उसका फॉलोअप कैसा है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं सर? बिल्कुल, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एच पाइलोरी एक इन्फेक्शन है जो अपनी स्टमक की लाइनिंग में छुपा होता है। ओके, इट्स ए लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन। काफी लोगों में बचपन से ही आ जाता है, खाने पीने से, पर्सनल कांटेक्ट से इन्फेक्शन आ जाता है। गुड थिंग अबाउट एच पाइलोरी इज मेजॉरिटी ऑफ एच पाइलोरी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक, उनमें कोई भी समस्या नहीं होती है सर। लेकिन एच पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे बार बार एसिडिटी बन सकती है, और वो जब बनती है, इट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजन। एक 30% पॉपुलेशन में एच पाइलोरी होता है। 30% ऑफ एसिडिटी केसेस कैन बी बिकॉज ऑफ एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है, ये लाइनिंग में छुपा हुआ बैक्टीरिया बार बार जब एसिड एक्स्ट्रा बनाना शुरू करता है, उसको ही एच पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण एसिडिटी कहते हैं। उसकी डायग्नोसिस के भी अलग अलग तरीके होते हैं। हम एंडोस्कोपी करके फिर बायोप्सी लेते हैं एच पाइलोरी की, उसको रैपिड यूरियस टेस्ट कहते हैं। कभी कभी वो सैंपल हम लैब भेजते हैं, उसको हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन कहते हैं। बाकी स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी है। ब्रीदिंग टेस्ट इज अनदर वेरी इजी एंड मोर एक्यूरेट वे ऑफ one of the most accurate way of diagnosing H. pylori infection. H. pylori infection है, किसी को डायग्नोज हो गया तो बहुत सीरियस है, ऐसे नहीं है। ओके, गूगल करिए तो बहुत सारी चीजें पता चलती है, बिकॉज एच पाइलोरी से वेरी रेयरली अल्सर्स भी बनते हैं, उसके कारण बहुत रेयरली कैंसर भी बन सकता है, इसलिए वो डर बढ़ जाता है। लेकिन एंडोस्कोपी हम जब करते हैं,
उसमें अल्सर्स बहुत अच्छे से डायग्नोज होता है, कैंसर अर्ली स्टेज की भी पता चल जाते हैं, अगर नहीं है तो डरने की बात नहीं है। एच पाइलोरी की पेशेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ आप एक तो लो रिस्क में हाई रिस्क में, थोड़े अल्सर वगैरह है थोड़ा सा हाई रिस्क पकड़ लेंगे आपको, अल्सर वगैरह नहीं है, कैंसर नहीं है आपको एंडोस्कोपी पे, तो आप बिल्कुल लो रिस्क में हैं, डरने की बात नहीं है। एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट होती है, देर आर वेरी इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स अवेलेबल, उसको ट्रिपल थेरेपी कहते हैं, क्वाड्रुपल थेरेपी कहते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एंटासिड्स एंड एंटीबायोटिक्स वो एक साथ यूज किए जाते हैं। थोड़ा इंटेंसिव ट्रीटमेंट होता है बिकॉज एच पाइलोरी बहुत रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो उसके लिए ये इंटेंसिव ट्रीटमेंट लेना 10 डेज 14 डेज की वो ज़रूरी होती है टू क्लियर अवे द एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एक बार क्लियर हो जाए तो आपकी एसिडिटी की रिस्क भी कम हो जाती है, आगे की भी रिस्क काफ़ी तरह से कम होती है। उसको वापस क्लियर हुआ कि नहीं उसके लिए एंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं होती है हर बार, अल्सर्स वगैरह है तो एंडोस्कोपी की ज़रूरत है, लेकिन एच पाइलोरी क्लियर हुआ कि नहीं उसके लिए ब्रीदिंग टेस्ट इज़ वेरी इफेक्टिव, क्लियर हो गया काम हो गया, बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस चालू रखिए। क्लियर नहीं हुआ तो वी डू ऑफर अनदर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, ज़्यादा कोर्सेज भी नहीं है एज पर गाइडलाइंस, 2 कोर्सेज आर इनफ इन लो रिस्क पीपल, हाई रिस्क है अलग बात है, ऐसे है। सो दिस इज एच पाइलोरी जो काफ़ी कॉमन है, अच्छे से डिटेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं, डरने की बात नहीं है सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल। मुझे ऐसा लगता है एसिडिटी के बारे में सब कुछ अपन ने बात की है। यस, सो बेसिक्स हमने सारे कवर किए सर, हमारे स्पेक्टेटर्स श्रोताओं को भी होपफुली ये सारी चीजें हेल्पफुल रहेगी। सर एट द एंड समराइज फॉर्म में एसिडिटी के बारे में 1-2 मिनट में आप क्या बोलना चाहते हो? यस सर, सो स्पेक्टेटर्स हमारे एसिडिटी बहुत आम और एक कॉमन समस्या है, इसको बहुत सीरियस बीमारी के तरह नहीं लेना है, इट्स अ लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम, ये हमारी लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्या है, ऐसे समझ लिया तो एसिडिटी बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल में आ जाती है। एसिडिटी बार बार हो रही है तो उसको इग्नोर भी नहीं करना है, आपके डॉक्टर साहब से जाके मिलना है, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट से जाके मिलना है जो आपको इसके बारे में रिस्क असेसमेंट करके आगे की ट्रीटमेंट लाइन एडवाइस करेंगे। ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से होती है, हमने लाइफस्टाइल के बारे में भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी है, ये फॉलो किया तो एसिडिटी कैन बी वेरी वेल ट्रीटेड एंड मैनेज, इसमें डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं। ओके सर, और लास्ट का एक सेक्शन है कि जिसने देखा कंप्लीट, तो उसके लिए कोई एक शब्द बोलिए जो लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने कंप्लीट देखा है। बिल्कुल, तो अगर आप हमारे साथ अभी तक टिके हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज एसिडिटी के कीवर्ड टाइप कर दीजिए, इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और वीडियोस बनाएंगे। आपको और कमेंट्स भी है, क्रिटिक भी है तो भी हम बिल्कुल वेलकम करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें बताइए, बाकी भी वीडियोस बनाएंगे हिंदी में, तो हम अभी पॉडकास्ट चालू करने ही वाले हैं, चालू किया है, टुडे इज़ द फर्स्ट वन, तो और भी हिंदी के पॉडकास्ट बनाएंगे, जो भी सजेशंस है ऑल वेलकम। वंडरफुल सर, थैंक यू सर, वंडरफुल पॉडकास्ट। थैंक यू। आपने एक पूरा वीडियो देखा है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है और आपको इसमें बारे में कुछ नई चीज़ें पता चलिए जीआरडी के बारे में, तो हमारा वीडियो लाइक करिए, और जिसको एसिडिटी की बीमारी है या जीआरडी है उसको शेयर करिए, और हमारा चैनल गट फिट क्लब हिंदी सब्सक्राइब करिए, और अगले आने वाला पॉडकास्ट और वीडियो हमारे चैनल में ज़रूर देखिए।